गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से मैं भूपेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज 15 दिसंबर की न्यूज़ को जो हमारे इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उनको लेके भूपेंद्र सिंह मैं आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो ये न्यूज़ है ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा यानी बी द्वारा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, दो मुद्दे हैं। एक होता है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है जलवायु परिवर्तन। फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग कुछ उस तरह का मुद्दा है जो हमारे सराउंडिंग्स में परिवर्तन हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूक करने पर केंद्रित है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देता है। यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है। विद्युत मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2021 में ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसंबर मनाया जा रहा है। समारोह के हिस्से के रूप में विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस तरह से ये न्यूज़ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, देखते हैं अगली न्यूज़ है भारत ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूएन क्लॉज पर अपना समर्थन दोहराया है कि भारत ने यूएन क्लॉज जो कि 1982 में विशेष रूप से परिलक्षित यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नेविगेशन और ओवरफ्लाइट तथा अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। भारत यूएन क्लॉज का एक समर्थक देश है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन क्लॉज 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। इसे समुद्र के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यूएन क्लॉज को समुद्र के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह समुद्री क्षेत्रों में 5 प्रमुख क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, यानी समुद्री जो क्षेत्र होते हैं उन्हें 5 हिस्सों में विभाजित करता है, अर्थात आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। इन 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी समुद्री भाग को जो अभी हम अगले स्लाइड पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो क्लॉज है समुद्री क्षेत्र को 5 हिस्सों में बांटता है। यह तटीय देशों और महासागरों के नेविगेशन करने वाले द्वारा अपतटीय शासन के लिए मजबूती प्रदान करता है। यह न केवल तटीय क्षेत्रों के अपतटीय क्षेत्रों का जोन है बल्कि 5 संकेंद्रित क्षेत्रों में देश के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए विशिष्ट मार्ग भी प्रदान करता है। जबकि यूएन क्लॉज का दक्षिण चीन सागर में लगभग सभी तटीय देशों के द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि की गई, किंतु व्याख्या अभी भी बहुत विवादित है। तो देखते हैं इसका अगली स्लाइड जिस पर हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से समुद्री क्षेत्र को बांटा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको इस पिक्चर देख पा रहे हैं ये बेस लाइन है। बेस लाइन किसी भी राज्य की सीमा से सटा हुआ भाग होता है और राज्य की सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी होता है, यानी उसका सम क्षेत्र होता है। और उसके बाद टेरिटोरियल सी के बाद 12 नॉटिकल माइल्स कंटिजियस जोन होता है और इसके बाद 12 जो कंटिजियस जोन होता है उसके साथ एक एक्सक्लूसिव जोन होता है। और उसके बाद लेकिन ऊपरी हिस्से में यदि ध्यान दें तो इंटरनेशनल एयर स्पेस या हाई सीज वगैरह आगे होते हैं। नीचे आपका कॉन्टिनेंटल सेल होती है। तो इस प्रकार से इसे बांटा गया है, यानी आप कह सकते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स तक नेशनल एयर स्पेस होता है और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक इंटरनेशनल के बाद जो है 12 नॉटिकल माइल्स से इंटरनेशनल एयर स्पेस शुरू हो जाता है। तो इसमें हम यही जानकारी दिया गया। तो पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा, और शुरुआती इंटर वाटर है। इस तरह से 5 हिस्सों में बांटा गया है इस जोन को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो चलते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। इसी में जो मैंने अभी बेस लाइन बताई उसे आधार रेखा, यह तटीय देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त तट के साथ कम परिक्षेत्र की जल रेखा होती है। आंतरिक जल आधार रेखा के भूभाग पर स्थित होती है, जिससे प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। खाड़ी, बंदरगाह, इनलेट, नदियां, यहाँ तक कि समुद्र से जुड़ी झीलें भी शामिल हैं इसमें। आंतरिक जल में से इनोसेंट पैसेज के गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। इनोसेंट पैसेज का तात्पर्य उन जल से गुजरना है जो शांत, सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि राष्ट्रों को इसे निलंबित करने का भी अधिकार है। प्रादेशिक सागर की बात करें, प्रादेशिक सागर अपनी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील्स तक विस्तृत रहता है। 1 नॉटिकल मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित होता है और अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होता है। यह भूमि मापित मील 1 समुद्री मील बराबर 1.1508 भूमि मील के बराबर होता है, यानी 1.85 किलोमीटर से थोड़ा अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसका विश्लेषण है। आगे देखते हैं। ये फ्रेंड्स कल की न्यूज़ है, जिससे कि आपको एक बार रिवीजन के लिए डाली गई है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह के में मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अनुच्छेद 163 में कुछ विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं, जैसे मुख्यमंत्री को सलाह, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया जाता है जो उसे सलाह देती है और उसे बाध्यकारी होता है मानना। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है और अथवा राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। 203 अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्राकृतिक कर सकता है, यानी लागू कर सकता है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, बैंकिंग से सेक्टर संबंधित है। प्रधानमंत्री ने जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक गारंटी संबद्ध जमा बीमा भुगतान पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं जो कि बैंक में के समक्ष वित्तीय संकट के कारण अपने धन का उपयोग नहीं कर सके को 130 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, ऐसा कहा है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC अधिनियम के तहत 76 लाख करोड़ रुपए का जमा राशि का बीमा किया गया था, जो लगभग 98% बैंक खाते को पूर्ण कवरेज प्रदान करता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमा बीमा ऋण गारंटी यानी DICGC विधेयक 2021 को मंजूरी दी थी। जब जमा बीमा यदि कोई बैंक वित्तीय रूप से विफल हो जाता है और उसके पास जमाकर्ता को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तथा उसे परिसमापन के लिए जाना पड़ता है, तो यह बीमा बैंक जमा को होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है। क्रेडिट गारंटी यह वह गारंटी है जो प्रायः लेनदार को उस स्थिति में एक विशिष्ट उपाय प्रदान करती है जब उसका देनदार अपना कर्ज वापस नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति ए है और उसका पैसा एक बैंक में जमा है, यदि वो पैसा 10 लाख रुपए है तो उसको कम से कम 5 लाख रुपए का भुगतान बैंक करेगा। यदि वो बैंक भ्रष्ट हो जाता है तो इसका भुगतान 5 लाख का सरकार करेगी, यानी RBI करेगी। यदि उसका पैसा 2 लाख है तो उसे 2 लाख मिलेगा, अन्यथा यदि यानी मैक्सिमम उसको अभी तक ये 1 लाख रुपए ही प्रदान किया जाता था, जो कि अब 5 लाख रुपए कर दिया गया। जानते हैं DICGC के बारे में। इसका गठन जो है
वर्ष 1978 में संसद द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के तहत यह पारित होने के बाद जमा बीमा निगम या डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डीआईसी का तथा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विलय के बाद अस्तित्व में आया। यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी, दो चीजें, जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। यह भारत रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होता है और पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक कंपनी है। निगम निम्नलिखित निधियों पर रख रखाव करता है, जैसे कि जमा बीमा कोष, क्रेडिट गारंटी फंड, सामान्य निधि। पहले दो को क्रमशः बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी सुरक्षा शुल्क द्वारा वित्तीय पोषित किया जाता है तथा संबंधित दावों के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्य निधि का उपयोग निगम की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये डीसीआईसी ये एक संस्था है जो कि आरबीआई द्वारा गवर्न होती है, संचालित होती है, जो बैंक के करप्ट होने या बैंक के डिस्टर्ब हो जाने के बाद भी आपको पैसे का कुछ मुआवजा यानी एक इंश्योरेंस स्कीम की तरह आपको प्रोवाइड करता है। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी से। यहाँ बात की गई है जो एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ओपन सोर्स लर्निंग सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स लर्निंग सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, ये ओपन सोर्स लर्निंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति कोडिंग कर सकता है या उसके कोड में बदलाव कर सकता है, तो उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। अपाचे log4j में log4shell नामक एक गंभीर सुभेद्यता का पता चला है और इस सुभेद्यता का उपयोग साइबर हमलावरों द्वारा भारत सहित दुनिया भर के संगठनों के कंप्यूटरों को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। सुभेद्यता एक ओपन सोर्स लर्निंग लाइब्रेरी पर आधारित है जिसका उपयोग उद्यमों यहां तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। इसके नाम के विषय में थोड़ा जानते हैं। इस सुभेद्यता को सामान्य तौर पर log4shell, इसे log4shell टेक्नोलॉजी का टर्म है log4shell और आधिकारिक तौर पर CVE 2021 4422 नाम दिया गया है, यानी CVE 2021 4422 नाम दिया गया है। CVE नंबर दुनिया भर में खोजी गई प्रत्येक सुभेद्यता को दी गई अद्वितीय संख्या है। इस सुभेद्यता का पता पहली बार उन वेबसाइटों पर लगा जो माइनक्राफ्ट नामक माइक्रोसॉफ्ट की स्वामित्व वाले गेम सर्वर को होस्ट करते थे। जानते हैं इसके विषय में काफी कुछ और। log4j लाइब्रेरी के विषय में, गैर लाभकारी अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के हिस्से के रूप में स्वयंसेवी प्रोग्राम एक समूह द्वारा बनाए रखा गया है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और यह एक प्रमुख जावा लर्निंग फ्रेमवर्क है। log4j लाइब्रेरी प्रत्येक जावा आधारित वेब सर्विस या एप्लीकेशन में अंतर्निहित है और एप्लीकेशन पर लॉग इन करने में सक्षम करने के लिए व्यापक संख्या में कंपनी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जावा दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा में से एक है। जावा कंप्यूटर में उपयोग होने वाली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में जावा दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा में से एक है और यह सुभेद्यता log4j 2 संस्करण जो दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाली एक बहुत ही कॉमन लॉगिंग लाइब्रेरी को प्रभावित करता है। लॉगिंग डेवलपर को एक एप्लीकेशन की सभी गतिविधियों को देखने की अनुमति देता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे सभी टेक कंपनियां इस ओपन सोर्स लाइब्रेरी पर भरोसा करती हैं, जैसा कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन सिस्को, नेट ऐप, क्लाउडफेयर, अमेजन और अन्य पर करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो log4j लाइब्रेरी है ये एक सॉफ्टवेयर सुभेद्य सॉफ्टवेयर है जिसे जावा के तहत एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है और ये log4j लाइब्रेरी के तहत लोग इस पे कार्य कर रहे हैं। अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जानते हैं सुभेद्यता क्या होती है, यानी वर्नेबिलिटी क्या है। कंप्यूटर सुरक्षा में सुभेद्यता का आशय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में मौजूद कमजोरी से है। यानी सुभेद्यता का मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में मौजूद कमजोरी है
जिसका उपयोग एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर विशेषाधिकार सीमाओं को पार करने अर्थात अनधिकृत कार्यों को करने के लिए एक साइबर हमलावर द्वारा उपयोग किया जा सकता है। सुभेद्यता का उपयोग करने हेतु एक साइबर हमलावर के पास कम से कम एक ऐसा उपकरण या तकनीक होनी चाहिए जो सिस्टम की कमजोरी से जुड़ सके और उसका लाभ उठा सके। एप्लीकेशन लॉगिंग। एप्लीकेशन लॉगिंग का आशय एप्लीकेशन इवेंट की एकत्रण की गई की प्रक्रिया से है। यह आईटी सिस्टम के भीतर अन्य इवेंट लॉग से भिन्न होता है, जिसमें एक एप्लीकेशन इवेंट लॉग द्वारा एकत्र की गई जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय प्रत्येक व्यक्तिगत एप्लीकेशन द्वारा निर्धारित की जाती है। वे बुनियादी ढांचे के घटक में से प्रत्येक पर हमारे एप्लीकेशन किस प्रकार चल रहे हैं इसकी दृश्यता प्रदान करने में मदद करते हैं। लॉग डेटा में मेमोरी एप्लीकेशन या हार्ड डिस्क त्रुटियों जैसी जानकारी पर होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना वर्नेबिलिटी के विषय में और एप्लीकेशन लॉगिंग के विषय में। तो इस तरह से अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए यह सूचित किया गया मंत्रालय द्वारा कि स्माइल यानी आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन नामक योजना तैयार की गई है, जिसका नाम है स्माइल। इसमें केंद्रीय क्षेत्र की भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए योजना नामक एक उप योजना भी शामिल है। वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट 7 शहरों दिल्ली, बंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना में चल रहा है। प्रमुख बिंदु इसके इस प्रकार हैं। स्माइल योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना में भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूद योजना के विलय के बाद यह एक योजना है। यह योजना राज्य, संघ, क्षेत्र सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है। मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कारुण्य एजेंसी द्वारा नए समर्पित आश्रय गृह स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो न्यूज़ थी ये स्माइल योजना है, भिखारी और ट्रांसजेंडरों की योजना के रूप में से जाना जा रहा है। सरकार ने संसद में कहा है कि वर्ष 2015 के दौरान एकमुश्त 3 महीने की अनुपालन विंडो के तहत कर और जुर्माने के रूप में 2,476 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। यह भी कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में विदेशी खातों में कितना काला धन पड़ा है इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। पनामा पैराडाइज पेपर लीक में 930 भारत से जुड़ी संस्थाएं 20,353 करोड़ रुपए को अघोषित क्रेडिट का पता चला है। इस प्रकार से जानते हैं काला धन के विषय में। आर्थिक सिद्धांत में काले धन की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। काले धन हेतु कई अलग अलग शब्द और समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन, आय, काला आय, बेहिसाब अर्थव्यवस्था, अवैध अर्थव्यवस्था और अनियमित अर्थव्यवस्था सभी का कामोबेश समान रूप से उपयोग किया जाता है। काले धन की सबसे सरल परिभाषा संभवतः वह धन हो सकती है जो अधिकारियों से छिपा हो। वित्तीय मंत्रालय द्वारा एक गुप्त अध्ययन के अनुसार 2014 में निष्कर्ष निकाला गया था कि 90% बेहिसाब धन भारत के बाहर के बजाय इसके भीतर पड़ा है। तो इस प्रकार से यानी जो काला धन है उसका 90% भारत के अंदर ही है, जिसका जो छुपा करके या उसको दबा करके रखा गया है, जिसकी जानकारी सरकार को नहीं है। अगली न्यूज़ है टेक्नोलॉजी से। पिनाक, इसकी देखते हैं। पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास डीआरडीओ द्वारा 1980 के दशक के रूप में शुरू किया गया। इसे रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था और 1990 के अंत में पिनाक मार्का 1 के सफल परीक्षण के बाद वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में पिनाक को यूज किया गया। युद्ध के मैदान में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया और इसके बाद 2000 के दशक में सिस्टम के कई रेजिमेंट्स आए। संस्करण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिनाक के मार्का 2 और गाइडेड वेरिएंट का भी विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसकी रेंज लगभग 60 किलोमीटर है। जबकि गाइडेड पिनाक सिस्टम की रेंज 75 किलोमीटर है और इसमें एक एकीकृत नेविगेशन नियंत्रण मार्गदर्शन प्रणाली भी मौजूद है। गाइडेड पिनाक मिसाइल की नेविगेशन प्रणाली
में भारतीय क्षेत्रक नेविगेशन सैटेलाइट द्वारा भी प्राप्त होता है। वर्ष 2020 में उड़ीसा के तट से चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाक मार का एम के फर्स्ट मिसाइल के एक उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इस प्रकार ये जो पिनाक है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पिनाक मार का फर्स्ट जो कि एक तरीके से कारगिल युद्ध में भी उपयोग में आई है। जानते हैं लौह पुरुष जी के विषय में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 दिसंबर 2021 को देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ। उन्होंने लंदन जाकर कानून की शिक्षा प्राप्त की और वापस आकर भारत में वकालत करने लगे। वर्ष 1917 में वो महात्मा गांधी से मिले और गांधी से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और वर्ष 1920 में सरदार पटेल गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और उन्होंने शराबबंदी, छुआछूत, जातिगत भेदभाव आदि के विरुद्ध दृढ़ता से कार्य किया। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी सफलता के बाद उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरदार पटेल को तत्कालीन 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में उनका निधन हो गया, जिन्हें वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बनाया गया। तो इस प्रकार आज उनकी पुण्यतिथि है, ये 71वीं पुण्यतिथि है। अगली न्यूज़ पर्सन ऑफ द ईयर से है। पर्सन ऑफ द ईयर एलॉन मस्क को घोषित किया गया है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मुख्य यानी टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष एजेंसी है के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। एलॉन मस्क की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसी वर्ष अप्रैल माह में नासा ने उनकी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स को वर्ष 1972 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए एक विशेष अनुबंध किया था। यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस वर्ष की पहली छमाही में अमेरिका में परिचालन में सभी वाहनों का सिर्फ 0.43% शामिल था, किंतु टेस्ला कंपनी की इस बाजार में लगभग 2/3 हिस्सेदारी है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे एलॉन मस्क पीएचडी उम्मीदवार के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए अमेरिका गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने पीएचडी छोड़ दी। उन्होंने इंटरनेट मैपिंग सेवा यानी जिप2 और ई पेमेंट कंपनी पेपाल की स्थापना की, जिसे बाद में कैम्पक और ईबे को बेच दिया गया। पर्सन ऑफ द ईयर संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है, जिसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार या एक वस्तु को नामित किया जाता है जो पूरे वर्ष के दौरान सबसे अधिक सुर्खियों में रहा हो। तो इस प्रकार से ये हमारी न्यूज़ पर्सन ऑफ द ईयर की है। इसी के साथ आज का न्यूज़ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होता है तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने अधिक से अधिक ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में इसे सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।